भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों पर इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम संविधान के सबसे जरूरी हिस्सों में से एक भाग 3 और उसके अंदर अनुच्छेद 12 से 18 यानी समानता के अधिकार की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि हम इसे सिर्फ किताबी भाषा में न समझें, बल्कि ये जानने की कोशिश करें कि ये अधिकार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अक्सर सुना है कि संविधान के इस भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये सुनने में काफी भारी भरकम शब्द लगता है। इसका असली मतलब क्या है? इसका एक मजेदार ऐतिहासिक कनेक्शन है। देखिए, 1215 में इंग्लैंड के राजा ने पहली बार अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए थे और उस दस्तावेज को मैग्ना कार्टा यानी महान चार्टर कहा गया। अच्छा। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने जब भाग 3 में हमें मौलिक अधिकार दिए, तो इसकी तुलना उसी महान चार्टर से की गई। ये वो अधिकार हैं जो किसी भी इंसान को एक सम्मान की जिंदगी जीने के लिए चाहिए, और इन्हें नैसर्गिक या नेचुरल राइट्स भी कहते हैं, है ना? इसका मतलब क्या ये है कि ये हमें सरकार नहीं बल्कि कुदरत से मिले हैं? आप इसे ऐसे समझ सकती हैं। ये अधिकार इतने बुनियादी हैं कि ये किसी सरकार या राजा की देन नहीं माने जाते। ये हर इंसान के जन्म के साथ ही उससे जुड़ जाते हैं। हम्म। सोचिए, अगर आपसे बोलने की आज़ादी, बराबरी का हक या अपनी मर्जी से जीने का अधिकार छीन लिया जाए, तो तो जेल के बाहर की जिंदगी भी जेल जैसी लगेगी। बिल्कुल, इसीलिए ये अधिकार सबसे ऊपर रखे गए हैं। और शायद इसीलिए इनके लिए कहा जाता है कि ये जस्टिशियबल हैं। ये भी एक कानूनी शब्द है। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? आम भाषा में इसका मतलब है कि ये सिर्फ कागज पर लिखे हुए वादे नहीं हैं। अगर सरकार या कोई सरकारी संस्था आपके इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करती है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। दरवाजा खटखटा सकते हैं। हाँ, और अदालतें सिर्फ आपकी बात सुनेंगी नहीं, बल्कि आपके अधिकारों को वापस लागू भी करवाएंगी। इसीलिए हमारी अदालतें इन अधिकारों की गारंटर कहलाती हैं। तो क्या ये अधिकार पत्थर की लकीर हैं, या क्या ऐसी कोई स्थिति आ सकती है जब इन पर नहीं नहीं, रोक लगाई जा सके? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ये अधिकार असीमित नहीं है। दो मुख्य सूरतों में इन्हें रोका जा सकता है। पहला, अस्थायी तौर पर। जैसे अगर देश पर कोई बाहरी हमला हो जाए, तो राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान कुछ अधिकारों को अस्थायी रूप से निलंबित कर सकते हैं। देश की सुरक्षा के लिए? हाँ, ताकि देश की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और दूसरा, क्या इन्हें हमेशा के लिए भी बदला जा सकता है? हाँ, लेकिन उसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है। अगर संसद को लगता है कि कोई प्रथा या अधिकार समाज के लिए हानिकारक है, तो वो संविधान में संशोधन करके उसे बदल या हटा सकती है। जैसे 3 तलाक के मामले में हुआ। बिल्कुल। जब ये महसूस किया गया कि ये प्रथा महिलाओं के समानता के अधिकार का हनन कर रही है, तो संसद ने कानून बना के इसे खत्म कर दिया। तो एक संतुलन है व्यक्ति के अधिकार और समाज की भलाई के बीच। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जब हम कहते हैं कि अधिकारों का हनन नहीं हो सकता, तो ये नियम मानने के लिए कौन बाध्य है? क्या ये मुझ पर और आप पर लागू होता है, या सिर्फ सरकार पर? मुझे लगता है यहीं पर अनुच्छेद 12 की भूमिका आती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। मौलिक अधिकार हमें राज्य यानी स्टेट के खिलाफ मिले हैं, और अनुच्छेद 12 इसी राज्य शब्द की परिभाषा बताता है, ताकि कोई भ्रम ना रहे। अच्छा, तो इस राज्य की परिभाषा में कौन-कौन आता है? क्या सिर्फ दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार? नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें 4 मुख्य चीजें शामिल हैं। पहली, भारत सरकार और संसद। ठीक है। दूसरी, सभी राज्यों की सरकारें और उनकी विधानसभाएं। हाँ। तीसरी, सभी स्थानीय निकाय, जैसे आपकी नगर पालिका, बीएमसी, ग्राम पंचायत या जिला बोर्ड। एक मिनट। मतलब बीएमसी या ग्राम पंचायत भी मेरे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं कर सकती। एक आम नागरिक के तौर पर मुझे ये थोड़ा अजीब लगता है कि ओएनजीसी या एलआईसी जैसी संस्था को भी सरकार या स्टेट माना जाता है। आखिर ये तो बस अपना काम कर रही हैं। इसके पीछे क्या सोचती है? बहुत अच्छा सवाल है। यही चौथी श्रेणी है। इसमें वो सभी संस्थाएं आती हैं जो सरकारी ताकत का इस्तेमाल करती हैं, भले ही वो सीधे तौर पर सरकार ना हो। जैसे ओएनजीसी, एलआईसी, बिजली बोर्ड। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई संस्था सरकार के इशारे पर या सरकार की तरह काम कर रही है, तो उसे भी राज्य माना जाएगा।
इसके पीछे सोच ये थी कि सरकार किसी नई कंपनी या बोर्ड को बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से बच न सके। समझ गया। तो अनुच्छेद 12 ने ये साफ कर दिया कि ये नियम सरकार और उससे जुड़ी लगभग हर संस्था पर लागू होते हैं। लेकिन क्या हो अगर सरकार खुद ही कोई ऐसा कानून बना दे जो इन अधिकारों के खिलाफ हो? क्या सरकार के बनाए कानून इन मौलिक अधिकारों से ऊपर हो सकते हैं? मुझे लगता है यहीं पर अनुच्छेद 13 की भूमिका आती है। बिल्कुल। अनुच्छेद 13 एक तरह से इन अधिकारों का सुरक्षा कवच है। ये कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो संविधान बनने से पहले का हो या बाद का, हम्म, अगर वो मौलिक अधिकारों से टकराएगा, तो शून्य हो जाएगा। हाँ, वो उस हद तक शून्य यानी वॉइड हो जाएगा। ये संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। यानी सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। हाँ, लेकिन पर्सनल लॉ या धार्मिक कानूनों का क्या? क्या अनुच्छेद 13 उन पर भी लागू होता है? ये एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल मुद्दा रहा है। पारंपरिक रूप से अदालतों ने पर्सनल लॉ को अनुच्छेद 13 के दायरे से बाहर रखा था, लेकिन हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया रास्ता दिखाया है। शाबानों केस से लेकर। हाँ, शाबानों से लेकर 3 तलाक तक के मामलों में कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई धार्मिक प्रथा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों, खासकर सम्मान से जीने और बराबरी के अधिकार का हनन करती है, तो अदालत उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। चलिए अब उस अधिकार पर आते हैं जिसे इन सब की नींव माना जाता है, समानता का अधिकार, यानी अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से शुरू करते हैं, जो कहता है कानून के सामने सब बराबर हैं। सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। सुनने में सीधा है, लेकिन इसके अंदर दो बहुत गहरे सिद्धांत छुपे हैं। पहला है कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो हमने ब्रिटेन से लिया है। ये एक नकारात्मक अवधारणा है। नकारात्मक क्यों? इसका क्या मतलब है? नकारात्मक का मतलब बुरा नहीं है। इसका मतलब है कि कानून किसी के लिए कोई खास रियायत नहीं देगा। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक। कानून की नजर में सब एक समान है। बिल्कुल। ठीक है। और दूसरा सिद्धांत? दूसरा सिद्धांत है कानूनों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जो हमने अमेरिका से लिया है। और ये एक सकारात्मक अवधारणा है। अच्छा। इसका मतलब है कि एक जैसी परिस्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन अगर परिस्थितियां अलग हैं, तो कानून अलग व्यवहार कर सकता है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव सुनने में थोड़ा एकेडमिक लगता है। क्या हम कह सकते हैं कि एक का मतलब है कानून किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा और दूसरे का मतलब है कानून जरूरत पड़ने पर किसी की मदद के लिए आगे आएगा? आपने इसे बहुत खूबसूरती से सरल कर दिया। बिल्कुल यही मतलब है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है सिनेमा हॉल का टिकट। हम्म। बच्चों और बड़ों के लिए अलग-अलग दाम होते हैं। हाँ, होते हैं। यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि बच्चे और वयस्क समान परिस्थिति में नहीं हैं। यहाँ भेदभाव तार्किक और उचित है। अरे ये तो बड़ी बात है। मतलब कानून की नजर में सब बराबर हैं, लेकिन क्या इसका कोई अपवाद है? क्या कोई है जो सच में कानून से ऊपर है? एक छोटा सा अपवाद है। हमारे राष्ट्रपति और राज्यपालों को पद पर रहते हुए कुछ विशेष छूट मिली हुई है। अच्छा। उनके कार्यकाल के दौरान उन पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि देश और राज्य के ये सर्वोच्च पद बिना किसी दबाव के अपना काम कर सकें। ठीक है, अनुच्छेद 14 ने एक बड़ा सिद्धांत दिया। अब आते हैं अनुच्छेद 15 पर, जो भेदभाव पर रोक लगाता है। ये अनुच्छेद 14 से कैसे अलग है? अनुच्छेद 14 एक सामान्य नियम है, जबकि अनुच्छेद 15 उसे और ज्यादा स्पष्ट करता है। ये कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और ये दुकानों, होटलों जैसी जगहों पर भी लागू होता है ना? हाँ, बिल्कुल। दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों जैसी सार्वजनिक जगहों पर भी। लेकिन यहीं पर एक विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं होगा और दूसरी तरफ हम आरक्षण जैसी व्यवस्था देखते हैं। कई लोग पूछते हैं कि क्या आरक्षण खुद एक तरह का भेदभाव नहीं है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और इसे समझना जरूरी है। अनुच्छेद 15 में ही सकारात्मक भेदभाव यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की गुंजाइश रखी गई है। अच्छा, उसी में? हाँ, संविधान निर्माता जानते थे कि हजारों सालों से समाज में कुछ वर्गों को बराबरी के मौके नहीं मिले। राइट। सिर्फ ये कह देना कि आज से सब बराबर है काफी नहीं था। सही बात है। इसलिए उन्होंने राज्य को ये शक्ति दी कि वो महिलाओं, बच्चों और सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए
खास प्रावधान बना सकता है ताकि उन्हें बाकियों के बराबर लाया जा सके। आरक्षण इसी सोच का नतीजा है। तो ये नौकरियों के मामले में भी लागू होता है, क्योंकि वहाँ आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, लेकिन सरकारी नौकरियों के लिए एक खास अनुच्छेद है, अनुच्छेद 16। ये कहता है कि सरकारी नौकरी के मामले में सभी नागरिकों को अवसर की समानता मिलेगी। ठीक है। किसी के साथ भी सिर्फ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 15 की तरह ये भी राज्य को इजाजत देता है कि वो उन पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित कर सकता है जिनका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में कम है। ठीक है। अब दो ऐसे अनुच्छेदों पर आते हैं जो भारतीय समाज की बहुत खास सच्चाइयों पर सीधा वार करते हैं, अनुच्छेद 17 और 18। बिल्कुल। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पूरी तरह से खत्म करता है और इसे एक दंडनीय अपराध घोषित करता है। ये शायद हमारे संविधान के सबसे क्रांतिकारी अनुच्छेदों में से एक है। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि एक सामाजिक कलंक को मिटाने का ऐलान है। बिल्कुल। इसे लागू करने के लिए बाद में कड़े कानून भी बनाए गए, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट और SC/ST एक्ट। और आखिर में अनुच्छेद 18 जो उपाधियों यानी टाइटल्स को खत्म करता है। तो क्या अब मैं खुद को महाराजा नहीं कह सकता? आप कह तो सकते हैं, लेकिन सरकार आपको आधिकारिक तौर पर महाराजा या राय बहादुर या नवाब साहब जैसी कोई उपाधि नहीं दे सकती। हम्म। इसके पीछे की सोच ये थी कि आज़ाद भारत में किसी की पहचान उसके जन्म या खानदान से नहीं, बल्कि उसके काम और योग्यता से होनी चाहिए। ये उपाधियां एक बनावटी ऊंच नीच का ढांचा तैयार करती थीं, जिसे खत्म करना जरूरी था। तो फिर भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों का क्या? क्या वो भी उपाधियां नहीं है? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट तक गया था। कोर्ट ने फैसला दिया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार उपाधि नहीं, बल्कि सम्मान है। ये किसी व्यक्ति के असाधारण योगदान को दी गई एक पहचान है। लेकिन इसमें एक शर्त है। क्या शर्त? शर्त यह है कि कोई भी इन पुरस्कारों को अपने नाम के आगे या पीछे, यानी प्रीफिक्स या सफिक्स की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा, तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं कह सकते? नहीं, आप सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से सम्मानित कह सकते हैं। अच्छा, तो ये फर्क है। लेकिन डॉक्टर, प्रोफेसर या फिर ब्रिगेडियर, कर्नल जैसी सैन्य उपाधियों की तो इजाजत है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये उपाधियां जन्म से नहीं मिलती। ये आपकी शिक्षा, योग्यता या पद को दर्शाती हैं। डॉक्टर की उपाधि आपने पढ़ाई करके हासिल की है और कर्नल का पद आपने अपनी सेवा से। ये विरासत में मिली सामंती पहचान नहीं है, इसलिए इनकी इजाजत है। वाह! हमने अनुच्छेद 12 से 18 तक का सफर तय कर लिया है। ये सिर्फ कानून के बारे में नहीं था। ये भारत को एक आधुनिक और बराबर समाज बनाने की कहानी थी। तो अगर हमें समानता के अधिकार को संक्षेप में समझना हो, तो इसका निचोड़ क्या है? अगर आप इन सभी को एक साथ देखें तो ये सिर्फ नियमों की एक सूची नहीं है, ये एक कहानी है। अनुच्छेद 14 एक बड़ा सुंदर वादा करता है कि कानून के लिए सब बराबर है। हम्म। लेकिन संविधान बनाने वाले जानते थे कि समाज में असमानता कई छोटे छोटे रूपों में छिपी होती है। इसलिए 15, 16, 17 और 18 उस बड़े वादे को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए बनाए गए सर्जिकल टूल्स हैं। जो भेदभाव की जड़ों पर एक-एक करके वार करते हैं। बिल्कुल। अनुच्छेद 14 ने कानूनी बराबरी की नींव रखी। अनुच्छेद 15 ने सामाजिक बराबरी। हाँ, यानी दुकानों, होटलों में भेदभाव खत्म किया। अनुच्छेद 16 ने नौकरियों में बराबरी का मौका दिया। अनुच्छेद 17 ने छुआछूत जैसे सामाजिक कलंक पर प्रहार किया। और अनुच्छेद 18 ने जन्म के आधार पर मिलने वाली बनावटी शान को खत्म कर दिया। ये एक पूरा पैकेज है। हाँ, एक पूरी सोच है। ये एक बेहतरीन सारांश था। इसने वाकई समानता के अधिकार के पूरे ढांचे और उसकी आत्मा को स्पष्ट कर दिया है। ये जानने के बाद एक सवाल मन में रह जाता है, क्या इन अधिकारों ने पिछले 75 सालों में अपना मकसद पूरा किया है? ये शायद एक ऐसी बहस है जिस पर हमें कभी और सोचना होगा। इस सीरीज की अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे।